वो यादव साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के ऊपर बुलडोज़र चलाने जैसे हैं। ये बुलडोज़र नहीं चलाने दिया जाएगा, किसी हालत में नहीं चलाने दिया जाएगा और किसी कीमत पे नहीं चलाने दिया जाएगा। मेरे ख्याल से जो लोग अपने आप को बहुजन समाज का कहते हैं या समझते हैं, अगर वो संविधान के ऊपर कोई इस प्रकार का प्रहार करे तो उनकी सज़ा जो मनुवादी मानसिकता के बैकग्राउंड से आते हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए यादव साहब की भी सज़ा जो है बाकी किसी व्यक्ति से ज़्यादा होनी चाहिए। अब उन्होंने क्या अपराध किया है? उन्होंने ये ना सिर्फ संविधान के ऊपर बुलडोज़र चलाने का अपराध किया बल्कि एक आतंकवाद का भी अपराध उन्होंने किया है। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ क्या है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिसे बैन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जो देश के प्रथम होम मिनिस्टर थे। उसके अलावा इससे जो संबंधित संगठन है जैसे विश्व हिंदू परिषद, जिसकी ये एक सेमिनार में गए थे, अरामबाई तेंगुल मेती लेपुन और जो मणिपुर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रही है, ये भी आरएसएस के दो संगठन हैं। बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग है, वो कितनी सारी इस प्रकार की हिंसा की और आतंकवाद की घटनाओं में इन्वॉल्व है, उसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने के अंदर उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त प्रज्ञान सिंह ठाकुर जो हैं उनको इस अपनी पार्टी की टिकट दी और लोकसभा में पहुंचाया। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली, ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनके संबंध आरएसएस के जो कार्यकर्ता या वर्कर्स हैं उनके पाकिस्तान की और चाइना की एजेंसीज के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध पब्लिक डोमेन में भी आ चुके हैं प्रेस के माध्यम से। मगर रिसेंटली ही एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो पकड़े गए थे, पाकिस्तान को डीआरडीओ के बहुत टेक्निकल डिटेल्स बेचते हुए, वो भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। तो ये आरएसएस और इसके साथ जो इसकी सिस्टर कंसर्न्स या जो इसकी सहयोगी संगठन है वो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होते हैं। अब आतंकवाद का यूएपीए का कानून क्या है और ऑर्गेनाइज कानून का क्या कानून है कि यदि किसी एक बड़ी संगठन का कोई भी रूप, कोई भी सिस्टर कंसर्न या कोई भी समर्थक संगठन आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होता है तो वो पूरा का पूरा परिवार ही आतंकवाद की घटनाओं में लिप्त माना जाना चाहिए। ऐसा कानून है यूएपीए का भी और ऐसा कानून है। और जब हम बैन होती है ना कोई भी संगठन, जैसे अभी अभी पीएफआई बैन हुई थी, तो उसका अगर आप बैन का वो देखेंगे तो उसमें लिखा है पीएफआई या इससे संबंधित कोई भी संगठन, वो सब के सब बैन होते हैं। तो ये यूएपीए का और एमसीओसी जो मकोका का कानून है, ऑर्गेनाइज क्राइम का जो कानून है, वो ये कानून है। तो उसकी रूह से वीएचपी भी एक आतंकवादी, क्योंकि सरकार उनकी है इसलिए उसे डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, लेकिन वीएचपी भी एक आतंकवादी संगठन कानूनी रूप से है, क्योंकि वो आतंकवादी एक ऑर्गेनाइजेशन होने के सभी क्रियाकलाप कर चुकी है, तो उसको डेजिग्नेट करना ही बाकी है। तो ऐसे एक आतंकवादी संगठन के प्रोग्राम में जाना खुद उसकी एक एडवोकेसी करने जैसा हो गया। तो ये जज साहब ने भी आतंकवाद का एक अपराध किया है, जो कि धारा 15 में यूएपीए की में पूरी तरीके से कवर्ड है, क्योंकि जाके उसको एक तरह से सपोर्ट और समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अदालतों के ऊपर और वकीलों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में काम करना शुरू किया। इनका एक और संगठन है जो अधिवक्ता परिषद है, ये और दूसरे संगठन सिटिंग जजेस को बुलाकर बहुत सारे अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो फुल कोर्ट ने तय की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 1997 की गाइडलाइंस है जो जजों को रोकती हैं किसी भी हालत में इस प्रकार की किसी भी प्रोग्राम में जाने से, उसका उल्लंघन है। और जो उन्होंने वहाँ बोला वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, संविधान का उल्लंघन है। उसके बारे में डिटेल्स बहुत सारे विद्वान ज्ञानी लोग बता चुके हैं, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं बोला है कि ये आतंकवाद की घटना कैसे है, उसका मैंने क्लैरिफिकेशन या एक तरीके से हमारे देश की जनता को बताना था। इसलिए मैंने ये आप लोगों को आज तकलीफ़ दी कि हम हाथरस के बारे में और दिल्ली कैंट की जो बच्ची है और एक जिसके साथ बलात्कार हुआ था और हत्या हुई थी, हाथरस की बच्ची के साथ हत्या और बलात्कार हुई थी, और एक जो
कुलदीप सेंगर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, एमएलए थे, उन्होंने भी एक बच्ची के साथ रेप बलात्कार किया था, उसकी पूरी फैमिली को मरवाया था। ऐसे इल्ज़ाम उन पर लगे थे। फैमिली के ज़्यादातर मेंबर, फादर को, उनके वकील तक को मरवा दिया था। ये तो एक ईमानदार वकील की बात है। लेकिन हाथरस का केस एक ऐसा केस है जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा विभत्स अगर कोई केसेस हैं देश में या दुनिया में, उसमें से हाथरस की बच्ची और उसकी फैमिली के साथ जो हो रहा है वो सबसे ज़्यादा विभत्स है। तो हम सब लोगों को, जबकि मुझे ये केस मिला तब तक इसका खुद उनके अपने वकीलों द्वारा और दूसरी सारी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा उसका पूरे तरीके से फैमिली को भी क्रश करने का और उस बच्ची का नामो निशान मिटा देने का पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमने एक ऑर्डर कराया था उनको 2022 में, जब मैं इस केस में आया, तो कि उनको एक घर तुरंत और एक फैमिली को सिर्फ एक नौकरी। हालांकि कानूनी अधिकार उनका है, हर एक फैमिली मेंबर को जो काम करने लायक है उसको नौकरी मिलना और घर भी हर एक को अलग अलग मिलना। ये कानून है जो बाबा साहब का बनाया हुआ है संविधान के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत। तो और असल में हमने डिमांड थी हमारी दिल्ली लाने की उन्हें, लेकिन अब जब हम एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे नोएडा और गाज़ियाबाद के लिए भी तैयार हो गए थे, तो सरकार ने इस काम को रोकने के लिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि उनको एक छोटा घर और एक नौकरी ना मिल जाए, कई करोड़ रुपए वकीलों पे खर्च कर दिए हैं, जबकि ये छोटा घर और नौकरी तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ से कम में ही बड़े आराम से मिल जाती। तो इस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार के खिलाफ हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, फिर जो अपोजिशन पार्टी के लोग और हमारे अपने लोग भी वो गए थे, जो भूल गए आज, तो वो उनकी बहुत ज़रूरत है वहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की। हम लोग खुद इसकी शुरुआत करेंगे, जंतर मंतर पे हम लोग खुद बैठेंगे, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन बैठेगा कि इन सभी रेप्स के खास तौर पे हाथरस की बच्ची को न्याय जो अभी तक नहीं मिला है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है जिन्होंने उसको सबूत मिटाने के लिए, ताकि उसके ऊपर झूठे उसके चरित्र पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा सकें, उसकी लाश को, बॉडी को जलाया था, उन सभी के खिलाफ अभी एफआईआर नहीं है। तो एक बड़ा आंदोलन उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार के अत्याचार से वो फैमिली झेल रही है। डीएम और पूरा प्रशासन जाके इस प्रकार से ज़बरदस्ती उनके घरों में घुसता है, आज भी घुसा। तो मुझे फ़ोन आया, इसीलिए मैंने बड़े बड़े अधिकारी यूपी पुलिस के जाके उनके ऊपर ऐसा एकदम माहौल बना देते हैं, और सीआरपीएफ जिसकी जिम्मेदारी है किसी को अंदर ना घुसने दे, वो आराम से घुसने देती है। अब ये सरकारी अधिकारी तो थे जिन्होंने वो अपराध किया था, उसकी बॉडी को जलाने के लिए गैर कानूनी। और क्या क्या बातें उससे हो रही हैं, आप लोग चाहें तो वो सुन भी सकते हैं। ये फैमिली के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, यूपी सरकार को, हम केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में वार्निंग देना चाहते हैं कि ये अगर हरकत दोबारा हुई तो फिर हम बाकी सब काम छोड़ के, भले ही मुझे ये ईवीएम का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो भी छोड़ के अगर इसी काम पे लगना पड़ा, तो फिर हम उस केंद्र के सरकार के एक एक अधिकारी को और यूपी सरकार के एक एक अधिकारी को जेल भिजवाने से पहले हम रुकेंगे नहीं। इसलिए आप ध्यान से, इस बार कोई जाके बदतमीजी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज इसको हम फिर आप टॉप प्रायोरिटी पे लेंगे। लेकिन मेरी सभी संगठनों से गुजारिश है कि इस हाथरस का केस किसी भी और केस से ज़्यादा विभत्स है। उसकी फैमिली के साथ आज जितना अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। हम सबको जाके उसके समर्थन में खड़े होना चाहिए और उसको जो भी सहयोग चाहिए देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप